What will happen in future when we talk about India-Pakistan ties? India has put the ball in Pakistan's court. हाफिज सईद हों, मौलाना मसूद अजहर हों, सैयद सलाउद्दीन हों, वो तो ऐसे हैं जैसे बहुत बड़े एलीट संस्थाएं हैं वहां पर क्या सच में पाकिस्तान खत्म होने के करीब है? तो इट हैज ऑलवेज बीन इन क्राइसिस, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे वो सिक्योरिटी क्राइसिस हो। हाउ डू दे सी पाकिस्तान? सब कुछ टेररिज्म पे चल रहा है, उनका वजूद जो है पूरा टेररिज्म पे चल रहा है। तो क्या चाइना पाकिस्तान का रिश्ता अब खतरे में है? चाइना तो इतना तिलमिला गया है, इतना गुस्सा में है, चाइना को खुद नहीं समझ आ रहा कि ये हो क्या रहा है। अब देखिए ना, 30-35 साल से पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी बेचता रहा, गन्स बेचता रहा, इनोसेंट कश्मीरियों को मारता रहा, सिक्योरिटी फोर्सेस को मारता रहा। खुद को तो खाने को रोटी नहीं है, खुद को तो हमारा कुछ इकोनॉमी नहीं है, और हम कश्मीर लेने की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान का फ्यूचर? दे आर एम्बैरेस्ड, उनको शर्म आ रही है ये बोलने से कि भाई हम पाकिस्तानी हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर धमाकेदार एपिसोड ऑफ द राव्या सारडा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर आदित्य राज कौल। ये एग्जीक्यूटिव एडिटर नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर्स TV9 नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और आज हम इनसे पाकिस्तान कश्मीर के बारे में बात करेंगे, जिनके ये एक्सपर्ट है। वेलकम आदित्य। Thank you very much, Ravya. How are you doing? I'm doing very well. How about you? I am absolutely fine. So आदित्य, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ऐसे भी धमाकेदार एपिसोड है about Pakistan, and a lot of information you're going to talk about. You're going to spill the beans about Pakistan and Kashmir, everything. So my first question today is when we talk about Balochistan. अभी बलोचिस्तान तो बहुत ही हॉट टॉपिक है, जैसे आपने कहा। ये बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो जाफ़र एक्सप्रेस को हाईजैक किया, सिविलियंस आर्मी के जवानों को भी पकड़ा, अभी जो रिसेंटली हुआ, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ISI इंडियन TV पर ही ब्लेम गेम क्यों ये सब? देखिए, पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान का बलूचिस्तान नहीं है। जब इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, उस वक्त बलूचिस्तान के लोगों को अपनी खुद की सरकार बनानी थी, उनको अपने खुद का मुल्क बनाना था। आप देखिए ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान बलोच लोगों का है। ये पाकिस्तान के पंजाबियों का नहीं है, ये पाकिस्तान के सिंधियों का नहीं है, ये पश्तून या बाकी लोगों का नहीं है। और इसको कलात कहते थे पहले, बलूचिस्तान को, और तब से ही ये त्रासदी चलती रही, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस चलते रहे, और पिछले कई दशकों में वहाँ पर ऐसी स्थिति है बलूचिस्तान में कि लोग जो बलोच लोग हैं उनको मारा जा रहा है, बलोच लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनको किडनैप करके मारा जा रहा है, और ये सब जो है पाकिस्तान आर्मी कर रही है। आप देखिए, बलोच एक बहुत बड़े नेता थे, अकबर बुख्ती, उन्होंने एक मुहिम चलाई और उसके तहत जो है परवेज़ मुशर्रफ ने अकबर बुख्ती को मार डाला। और ऐसे ही बहुत बड़े बड़े जो बलोच एक्टिविस्ट हैं, पोएट्स हैं, लीडर्स हैं, उनको आवाज़ बंद करने के लिए उनको मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आपका सवाल जाफ़र एक्सप्रेस पर था जी। लेकिन जाफ़र एक्सप्रेस पे मैं आपको ये कहूँ कि जाफ़र एक्सप्रेस का जो अटैक है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बलूचिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहला एक ऐतिहासिक ऐसा अटैक है जो सुना ही नहीं है। ये आप देखिए ना, जाफ़र एक्सप्रेस, हमने सुना है कि एयरक्राफ्ट्स जो है हाईजैक हो जाते हैं, ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि ट्रेन पाकिस्तान में हाईजैक हो जाती है और 2 दिन और 3 दिन तक पता ही नहीं क्या हो रहा है। बलोच लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे 13 लोग थे जिन्होंने ये हाईजैक किया। पाकिस्तान की आर्मी कहती है कि 33 बलोच लोग थे जिन्होंने ये अगवा किया। उसके बाद कहा जाता है कि 400 से 500 पाकिस्तान आर्मी के जवान और बाकी जो वर्कर्स हैं पंजाबी, वो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। और जैसे ही जाफ़र एक्सप्रेस का जो है हाईजैकिंग हुई, सबसे पहली चीज़ जो बलोच लड़ाकों ने की, फाइटर्स ने की, सबका ID चेक किया, जो पैसेंजर्स थे। ID चेक करके देखा कि इसमें बलोच कौन है, और बलोचों को बोला आप निकल जाइए, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। उसके बाद उन्होंने देखा कि महिलाएं, बच्चे और बुज़ुर्ग कौन हैं, उनको भी बोला कि आप यहाँ से चले जाइए, आपके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। उसके बाद देखा कि पाकिस्तान आर्मी का, फ्रंटियर कोर का, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का कौन है, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके ट्रेन से बाहर निकाल के साइड में रख दिया।
और जो पंजाबी सोल्जर्स या पाकिस्तान की आर्मी से कोई भी वाबस्ता रखता था उसको अगवा कर लिया, उसको वहीं पर रखा। और ये 2 से 3 दिन पूरा कारवां चलता रहा। इसमें पाकिस्तान आर्मी कहती रही कि ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये जो वाकया था ये बोलन में हुआ था, बलूचिस्तान में, एक ऐसी जगह पे जहाँ पर जाना मुश्किल, क्योंकि सड़कें नहीं बनाई। 70 सालों में पाकिस्तान ने सड़कें नहीं बनाई। नेचुरल रिसोर्सेज जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं वो बलूचिस्तान में है, और वो चाइना को और पाकिस्तान आर्मी को दे दिया गया है। चाइना बलूचिस्तान में अपनी कॉलोनी बना रहा है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने और यूके ने इंडिया में बनाया, पाकिस्तान में बनाया। अब पाकिस्तान ने पूरा जो बलूचिस्तान है वो चाइना को दे दिया है कि आप अपनी यहाँ पर खदाने यहाँ इन्वेस्ट करिए, आप माइनिंग करिए और नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ से ले जाइए। बलोचों का क्या होगा? ग्वादर पोर्ट भी पूरी तरीके से चाइनीज को दे दिया है। तो इस वाकये में अब ये सामने आ रहा है, पाकिस्तान आर्मी ने बोला कि जाफर एक्सप्रेस में सिर्फ करीबन 25 या 27 लोग मारे गए, जिसमें ज़्यादातर सिविलियन थे। अब अगर इस ट्रेन में सबसे ज़्यादा सोल्जर्स चल रहे हैं और ज़्यादातर सिविलियंस को पहले ही छोड़ दिया है, तो कहाँ से सिविलियंस को मारा गया? और आप ये देखिए ना, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, हिपोक्रेसी पाकिस्तान आर्मी की क्या है। पाकिस्तान आर्मी शुरुआत में मीडिया में आती है और कहती है कि हमने रेस्क्यू किया, बलोच जो हाईजैकिंग हुई पहले ही दिन कहते हैं हमने सिविलियंस को रेस्क्यू किया, 150 सिविलियंस को। सिविलियंस मीडिया में आते हैं और इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं, पाकिस्तानी सिविलियंस कहते हैं कि नहीं, हमें तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमें तो बलोचों ने बोला आप चले जाओ खुद ही, आपके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। तो ये कौन सा ऑपरेशन और क्या पाकिस्तान कह रहा था कि हो रहा है? तो पाकिस्तान की हिपोक्रेसी बलूचिस्तान में पूरी तरीके से सामने आई है। और हालांकि बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी, बाकी जितने भी ये तंजीमें हैं, ये एक्टिव तो कई सालों से हैं, लगभग मैं कहूँ 20 साल से ऊपर हो गए हैं कि दे आर वेरी एक्टिव इन बलूचिस्तान। बट इन द लास्ट 3 years जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है पिछले 3 साल में इतनी ज़्यादा एक्टिव हुई है कि पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जो मारे गए हैं। पाकिस्तान के जो बहुत सारे आर्मी के कैंप्स हैं बलूचिस्तान में, चाहे वो क्वेटा में हो, चाहे वो बोलन में हो, चाहे वो ग्वादर में हो, चाहे वो सुई में हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पर बार बार अटैक हो रहा है। आप देखिए ना, नौशकी एक जगह है बलूचिस्तान में जहाँ पर 8 बसेस का कारवां एक चल रहा था पाकिस्तान आर्मी का, और सडनली एक बहुत बड़ा सुसाइड बॉम्बिंग हो जाती है। और पाकिस्तान के जो BLA है, BLA कहता है कि हमने 90 पाकिस्तान आर्मी के जवानों को मारा, और पाकिस्तान आर्मी कहती है नहीं, 5 ही मारे गए। अरे बसेस आगे 8 जा रही थी, हर बस में 40 से 50 लोग थे, और आप कह रहे हैं सिर्फ 5 लोग मारे गए। तो पाकिस्तान आर्मी की ये बीमारी बहुत पुरानी है कि वो कैजुअलिटीज़ को छिपाती है। जितने भी लोग उनके मारे जाते हैं वो ये दिखाते नहीं हैं कि कितने सोल्जर्स उनके मारे गए। और पाकिस्तान में एक आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि सोल्जर्स की जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो नहीं है। आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट कि पाकिस्तान आर्मी अपने जवानों को बचाने के बजाय व्हाई दिस कवर अप, ऑलवेज देयर इज ऑलवेज अ कवर अप। जी, आपको मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान आर्मी सोल्जर्स को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती, और वो उसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। जब कारगिल का युद्ध हुआ, पाकिस्तान के जो लड़ाकू थे या आर्मी के लोग थे, उनको कईयों को जो है कारगिल की चोटियों पे मारा गया भारतीय आर्मी द्वारा। और एक रिस्पेक्ट होता है, एक डिग्निटी होती है जो हमारे आर्मी में है, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में है। तो उन्होंने पूरी डिग्निटी पाकिस्तानी सोल्जर्स को दी और हॉटलाइन के थ्रू पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान को बोला कि आप ये बॉडीज लेके जाइए। और पाकिस्तान का जवाब, नहीं, हमें तो ये बॉडीज चाहिए ही नहीं, ये तो हमारे लोग हैं ही नहीं। आप सोचिए उन सोल्जर्स के जो माँ बाप हैं उन पर क्या बीतती होगी। जो पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स कारगिल में मारे गए, उनके माँ बाप कई सालों तक लड़ते रहे पाकिस्तान में कि किसी तरीके से हमारा जो बेटा है, जिसने पाकिस्तान आर्मी अपनी जान दे दी पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान आर्मी कहती है ये तो हमारे है ही नहीं। और आपको मैं अंदर की बात एक और बताऊं कि पिछले 20 सालों में कई ऐसे वाक़ये हुए हैं, और ये हाल ही में पिछले 5-6 साल की बात कर रहा हूँ मैं, कि ऐसे परिवार जो अब पाकिस्तान में नहीं रहते, जिनके बच्चे पाकिस्तान आर्मी में थे और मारे गए, उन्होंने सीक्रेटली इंडियन गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया है, इंडियन आर्मी को कांटेक्ट किया है, और बोला है कि जो लास्ट रिमेन्स हैं, चाहे वो हड्डियां हों, चाहे वो कुछ भी हो, वो वापस दिया जाए। और कई ऐसे केसेस हैं जिसमें विद रिस्पेक्ट, विद डिग्निटी,
विद utmost केयर एंड एम्पथी पाकिस्तान ने आर्मी ने जो नहीं दिया था वो हिंदुस्तान आर्मी ने कर दिखाया, और हिंदुस्तान आर्मी ने वो बॉडीज वापस की हैं। ये पब्लिक में बहुत ज़्यादा नहीं आया है। दिस इज़ द डिफरेंस। आप देखिए यही हो रहा है वहाँ पर, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनवा हो, जहाँ जहाँ पाकिस्तान सोल्जर हर दिन मारा जा रहा है। हम बलूचिस्तान की तो आज बात कर रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनवा में हर दिन 1-2 हमले होते हैं जिसमें पाकिस्तानी पुलिस वाले भी और आर्मी वाले भी मारे जाते हैं। लेकिन क्या आप पाकिस्तान मीडिया में देखते हो? नहीं। मीडिया में कोई रिपोर्ट आज नहीं। आप यहाँ पर देखिए, पुलवामा का हमला होता है, 40 हमारे जो जवान हैं वो वीरगति को प्राप्त होते हैं और पूरी लाइव कवरेज चलती है। आप देखिए, अंग्रेजी चैनल हो, हिंदी चैनल हो, रीजनल चैनल हो, सब कुछ दिखाते हैं, कुछ छिपाने की बात नहीं है। 40 से ज़्यादा अगर लोग वहाँ मारे गए हैं, उनकी जो है सिचुएशन जो है, लोकेशन जो है, वो सब कुछ दिखाया जा रहा है। गवर्नमेंट का रिएक्शन दिखाया जा रहा है। आर्मी को अगर एम्बैरेसमेंट भी हो रही है, आर्मी के लिए दुख की बात भी है, वो भी दिखाया जा रहा है, सब कुछ। यहाँ पर ना तो लास्ट राइट्स दिखाते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के, आपको पता ही नहीं है वो किस गांव का है, कहाँ लास्ट राइट्स हो रहे हैं, कहाँ उसकी बॉडी ली जा रही है, कोई आर्मी का कोई सीनियर वहाँ जा रहा है, कोई सैल्यूट कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ भी नहीं। तो ये पाकिस्तान की जनता से पाकिस्तान आर्मी एक तो ये छिपा रही है। दूसरा, ये कौन सा नेशनलिज्म है आपका कि आप कहते हैं कि आतंकवाद आप यूज़ करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ, लेकिन खुद के जवानों को कोई डिग्निटी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई उनके लिए नेशनल प्रेयर नहीं, कुछ नहीं। वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट। आप कैसे मतलब वो पेट्रियटिज्म कैसे जगाओगे लोगों के अंदर ना, आप ही के देश के लोगों के अंदर कैसे करोगे? बट कहीं ना कहीं लोगों का ये भी मानना है कि वो करीमा बलोच का जो हत्या हुई थी कनाडा में, ये उसका रिवेंज है। कुछ कनेक्शन है इसके बीच? देखिए, करीमा बलोच के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। करीमा बलोच जो हैं एक बलोच एक्टिविस्ट थी, वो कनाडा में सेटल हुई, और मैं उनके परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांस में उनको मार दिया गया। पाकिस्तान के ना डेथ स्क्वाड्स होते हैं या मिलिशिया होता है, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाहर भी होता है। इसमें क्या है कि आईएसआई के लोग जो हैं पाकिस्तान के हाई कमीशन या एम्बेसीज़ में पूरी दुनिया भर में हैं, और उनके तहत जितने भी डिसिडेंट्स हैं, डिसिडेंट्स माने जो पाकिस्तानी लोग मजबूरन पाकिस्तान से भाग गए क्योंकि उनकी आवाज़ दबाई जा रही थी, उनको लग रहा था उनको अगवा कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग यूरोप में, फ्रांस हो गया या फिर यूके हो गया, इवन अमेरिका हो गया, स्वीडन हो गया, बहुत जगहों पे जाके सेटल हो गए। ऐसे कई ऐसे वाक़िया हैं जहां पाकिस्तान आर्मी इन लोगों को अगवा करना चाहती थी, मारना चाहती थी। क्योंकि एक और चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई अभी तक, कि पाकिस्तान में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है जिसे कहता है एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस। इसका मतलब ये है कि जबरन जो है लोगों को अगवा करके गुमशुदा किया जाता है, और गुमशुदा ये जबरन कौन करता है? पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई। इसमें मेजॉरिटी तो बलोच लोग हैं। आज तक आपको पता है कितने बलोच लोग गायब हुए हैं? 50,000 से ज़्यादा बलोच एक्टिविस्ट्स, बलोच स्टूडेंट्स, यूथ, वुमेन, लड़कियां, औरतें, बच्चे 50,000 से ज़्यादा गायब हो गए हैं। मतलब मार ही दिए गए हो? ज़्यादातर मार दिए गए, कुछ को टॉर्चर करके अभी भी रखा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मार दिया, उनको ऐसे ही दबा दिया कहीं, क्योंकि बलूचिस्तान में ये है कि लैंड बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन जो लोग हैं, पॉपुलेशन है बलूचिस्तान की, वो कम है। गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, मतलब पावर्टी जो है बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो मैं डिसिडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं और अभी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या मीडिया में एक्टिव हैं, तो पाकिस्तान चुन चुन के कोशिश करता है कि इनकी आवाज़ दबाई जाए। इसी में करीमा बलोच थी, जो कनाडा में जाके पूरा प्रदर्शन कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, यूएन में जा रही थी, बहुत जगहों पे जा रही थी, तो उसको मरवा दिया पाकिस्तान ने। तो चाहे ये रिवेंज हो या ना हो, बात तो ये है कि बलोच की आज जो आवाज़ है बलोच के लोगों की, वो सबसे ज़्यादा उभर के आई है। पहली बार इतना बड़ा अटैक हुआ और ग्लोबल मीडिया में हेडलाइंस आई और ग्लोबल मीडिया बात करने लगी। इससे पहले एक ऐसा वाकया हुआ था 2016 में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान की आवाज़ की, और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि बलूचिस्तान में कैसे गलत हो रहा है और लोग वहाँ पर मारे जा रहे हैं और त्रासदी हो रही है। तो बलोच लोगों को लगा कि देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पहली बार जो है हमारी सपोर्ट किया, हमारी आवाज़
आगे की। लेकिन अभी भी हज़ारों की तादाद में बलोच लोग जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड में हैं, यूके में हैं, यूएस में हैं, साउथ कोरिया में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, और अभी भी उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब पाकिस्तान आर्मी की जो त्रासदी है, जो एट्रोसिटीज़ हैं, वो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में ख़त्म हों और उनको आज़ादी मिले। बट हाउ लॉन्ग विल इट कंटिन्यू? देखिए, आज़ादी की जंग है, हमें कितने साल लग गए, हमें हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग में कितने साल लग गए। बट सी, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि एज आई सेड कि पावर्टी है, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ग्वादर पोर्ट भी आता है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, और वहाँ के लोगों में जज्बा है। आप देखिए ना, बलोच लोग ये समझते हैं कि जो पंजाबी एलीट है पाकिस्तान का, वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता आ रहा है। आप देखिए ना, पाकिस्तान आर्मी का चीफ बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है पाकिस्तान का, या कोई भी चीफ जस्टिस बनता है, क्या बलूचिस्तान से बनता है? नहीं। क्या खैबर पख्तूनवा से बनता है? या क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से बनता है? क्या सिंध से बनता है? जितनी भी एलीट पोजीशंस हैं पाकिस्तान में, वो सब जो हैं पंजाब से बनती हैं। और क्या जो ये इतना नारा देते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है, ये होता है, आप अपना गिरबान देखिए ना, आप देखिए कि हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ तक कि अहमदियाज के साथ जो कि मुसलमान हैं, उनके साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में। आप देखिए, एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, रिलीजियस क्लेंजिंग हो रही है, फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहे हैं। सिंध में मियाँ मिट्ठू करके एक एक इस्लामी कट्टरपंथी हैं, मौलवी हैं, वो 5-5, 10-10, 30-30, 50-50 हिंदू लड़कियों को अगवा करके मुसलमानों के साथ शादी करके उनका कन्वर्जन कर रहे हैं, और ये जबरन हो रहा है। और तभी जब हिंदुस्तान में सीएए का जो नारा होता है, सीएए पर लॉ होता है, तब ये लेफ्टिस्ट लॉबी और बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ा जो है कैंपेन लॉन्च करते हैं कि नहीं, आप माइनॉरिटीज़ को ही क्यों पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से लोगे। अरे भाई, जिनके साथ टॉर्चर हो रहा है, जिनको मारा जा रहा है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उन्हीं को तो लाएंगे। आप देखिए ना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर इस्लामिस्ट नेशंस। वहाँ पर हिंदुस्तान की तरह नहीं है दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, अ सेक्युलर इंडिया, अ डेमोक्रेटिक इंडिया, जहाँ पर हर रिलीजन इक्वल है, यहाँ पर हर रिलीजन को इक्वल तवज्जो मिलती है। पाकिस्तान में ये नहीं है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनेगा तो मुसलमान बनेगा, चीफ जस्टिस बनेगा तो मुसलमान बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा तो मुसलमान बनेगा। वहाँ पर एजुकेशन या कहीं पर भी पहला हक, नौकरियों पर पहला हक है मुसलमान का है, माइनॉरिटीज़ का नहीं है। आप पिछले 75 ईयर्स में देख लीजिए, जो परसेंटेज कम हुई है माइनॉरिटीज़ की, हिंदूज़ की, क्रिश्चियंस की, वो क्यों हुई है? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बार बार पाकिस्तान में। तभी तो कन्वर्जन रेट या जो भी हम बात कर रहे हैं, हिंदुओं की संख्या वहाँ बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई। और हमेशा हमारे हर कुछ महीनों में वीडियोस आते हैं कि इस मंदिर को जला दिया, उस मंदिर के खिलाफ कुछ कर दिया, फिर वीडियोस आते हैं कि इस क्रिश्चियन को मार दिया, इस सिख को मार दिया खैबर पख्तूनवा में या सिंध में। उसके बाद वीडियोस आते हैं कि सिंध में खासकर कि लड़कियां, जो इवन माइनर लड़कियां हैं हिंदू, उनको अगवा करके ले जाया जा रहा है, लव जिहाद हो रहा है, फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, और पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ये कुछ नहीं कर पा रही है नहीं है, ये पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस कह रहे हैं और करो, हम आपके साथ हैं, कन्वर्ट करो, हिंदुओं को यहाँ से भगाओ, हिंदुओं को मुसलमान बनाओ। ये उनकी रणनीति है, क्योंकि साइलेंस ऑल्सो मीन्स दैट यू अग्री विद इट। अगर रूल ऑफ लॉ होता, अगर जुडिशरी होती, अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती, और अगर रियल सेंस में डेमोक्रेसी होती, तो फिर ये ऐसे कहाँ होता हो। कौन सा दुनिया में ऐसा कंट्री है जहाँ पर आतंकवादी जो हैं एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। आप देखिए ना, हाफिज सईद हों, मौलाना मसूद अजहर हों, सैयद सलाउद्दीन हों, लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, वो तो ऐसे हैं जैसे बहुत बड़े एलीट संस्थाएं हैं वहाँ पर, और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की सरकार उनको पूरी तरीके से शह दे रही है, सपोर्ट दे रही है। यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं ये, संयुक्त राष्ट्र ने उनको जो है आतंकवादी दर्जा दिया हुआ है, लेकिन उनको पैसा भी है, ऐशो आराम भी है, और सब कुछ जो है मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और तब भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जो है कोशिश करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि हिंदुस्तान के खिलाफ आप बोले। अरे भाई, हमारा कंपैरिजन ही नहीं है कुछ। तभी
मैं आपको बार बार कहता हूँ कि 2019 के बाद जब पुलवामा की घटना घटी, तब हिंदुस्तान ने एक बहुत ही कैलकुलेटेड कॉल लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कि भाई बहुत हो गया, बहुत हमने पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटीज़ दी, हम ये बातचीत का ये नहीं करने वाले, ये डोंग। हमने पाकिस्तान जाके मोदी जी अनअनाउंस्ड गए, लाहौर में नवाज शरीफ के घर में शादी थी, वहाँ भी गए, बार बार बोला कि बातचीत करो, हम अपने जो पावर्टी में लोग हैं उनके लिए काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने एक नहीं सुनी, उनने एक नहीं मानी, क्योंकि वो ये जो जिहाद है, जो ये आतंकवाद है पाकिस्तान का, ये कमर्शियली और फाइनेंशियली पाकिस्तान आर्मी को बहुत मदद करता है, इनको पैसे बहुत मिलते हैं। तो हिंदुस्तान ने ये कॉल लिया कि एक जो ये बातचीत पाकिस्तान से करना बंद करो, कोई डिप्लोमेसी नहीं, कुछ नहीं, हम अपने इकोनॉमिक जो नीड्स हैं, अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, अपना जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उस पर फोकस करेंगे, पाकिस्तान पे टाइम वेस्ट नहीं करना। और मुझे लगता है ये 70 सालों में सबसे अच्छा डिसीजन हमने लिया है। उसके बाद डिसीजन लिया कि जो इंटरनल जम्मू कश्मीर में चीज़ें हो रही हैं, ये हम पाकिस्तान से डर क्यों रहे हैं, ये हम जो कुछ ये पॉलिटिशियंस हैं कश्मीर में जो गुमराह करते हैं लोगों को, उससे क्यों डर रहे हैं हम? अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है, और इसमें अगर नहीं है, जम्मू कश्मीर है, तो हमें अपना जो रूल ऑफ लॉ है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने जो कुछ भी ऐसे दस्तावेज हैं वो वहाँ पर लागू करने होंगे। और लागू किया तो 5 अगस्त 2019 को पहली बार हमने देखा कि एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का, और एक ऐतिहासिक दिन था। और पहली बार ऐसा जम्मू एंड कश्मीर ने वहाँ पर प्रूव किया सरकार ने कि रिट ऑफ द स्टेट, लॉ ऑफ द स्टेट विल बी अप्लाइड। कोई भी पत्थर उठाएगा, कोई भी बंदूक उठाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा। उसके खिलाफ जो है कड़े कदम हिंदुस्तान की सरकार और जुडिशरी की नीति के तहत होंगे, कोई इलीगल कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक, मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन था मोदी सरकार का, और मैं कंप्लीटली उनके साथ था उसमें। और पाकिस्तान की तब से ही आप देखिए ना कैसे हालत जो है खराब हो रही है। FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसके तहत उनका नाम जो है ग्रे लिस्ट किया गया। इकोनॉमिक जो ट्रबल्स हैं पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अभी आप देखिए ना इकोनॉमिक और माली हालत जो है बहुत ख़राब है। आप देखिए पेट्रोल की कीमतें वहाँ पर क्या हैं, जो नॉर्मल घी या तेल हम लेते हैं खाना बनाने के लिए, उसकी कीमतें वहाँ पर क्या है, इंडिया से 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। इतना वहाँ पर गुर्बत है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखिए रोज़ प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग अपना हक मांग रहे हैं, कह रहे हैं पैसा नहीं है घर पे, नौकरियाँ नहीं है। तो एक तो हो गया इकोनॉमिक साइड। अब आप पाकिस्तान का सिक्योरिटी साइड देखिए। पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की 2021 में कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी आए, और पाकिस्तान को बार बार लगा कि तालिबान तो हमारे लिए ही काम करेगा। हम तो कई सालों तक तालिबान को शह देते रहे, खैबर पख्तूनवा में, फाटा जो रीजन था या अलग अलग जगहें थी। तो उनको लगा ये जो हक्कानी है, सिराजुद्दीन हक्कानी या तालिबान के जो बादशाह लोग हैं, वो सब इनकी मदद करेंगे। लेकिन हो गया उल्टा। उस वक्त का विजुअल भी है, जो ISI के चीफ थे वो इंडिया को चिढ़ाने के लिए वो चाय का कप लेके उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया, एक बहुत ही बड़ा होटल है काबुल में वहाँ पर। और वो जो DG ISI थे उस वक्त के, आज वो जेल में है। पाकिस्तान की आर्मी ने उनको जेल में डाला है, कोर्ट मार्शल करके। अब देखिए कितना एम्बैरेसमेंट हुआ। इमरान खान जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, आज वो जेल में है। और पाकिस्तान आर्मी आपस में ही लड़ाई कर रही है। जो पाकिस्तान की सिविलियन पॉलिटिकल है वो आपस में ही लड़ाई हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सत्ता चलाता है वो पाकिस्तान आर्मी चलाता है। पाकिस्तान में जो सत्ता चलाता है या चलती है वो रावलपिंडी से चलती है, ना कि इस्लामाबाद से। तो अभी सिक्योरिटी की हालत देखें, इकोनॉमिक हालत देखें या डोमेस्टिक पॉलिटिकल हालत देखें, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं दैट पाकिस्तान इज इम्प्लोडिंग एंड पाकिस्तान इज गोइंग टुवर्ड्स अ सिविल वॉर। इट विल स्लोली हैपन बट इट विल हैपन। और आपस में कोई यूनिटी नहीं है, देयर इज नो नेशनल यूनिटी। पाकिस्तान आर्मी चीफ जो जनरल आसिम मुनीर हैं, वो एकदम हार्डकोर लीडर माने जाते हैं, एकदम कुरान को मानने वाले, कुरान कंठस्थ है उनको, लेकिन वो हालत सुधार नहीं पा रहे हैं, कोई उनकी सुन नहीं रहा है। और बलोच और TTP जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो इतना ज़्यादा एक्टिव है जितना वो 10 साल में एक्टिव नहीं थे, पिछले 2 साल में एक्टिव हुए हैं। जी आदित्य, ये मेहरांग बलोच ने भी इस्लामाबाद तक मार्च निकाला था, जिसका जवाब जो है उन्हें लाठीचार्ज और वाटर कैनॉन से
उनको जवाब मिला। तो इसका असली रीज़न क्या था? रावे, आपको बिलीव नहीं होगा, जब मैं गाड़ी में बैठ के ऑफिस से आपके इस पॉडकास्ट के लिए आ रहा था, मैं महरांग बलोच का एक 10 मिनट का वीडियो देख रहा था बीबीसी पे, और मैं हैरान हो गया कि कैसे बीबीसी ने महरांग बलोच पे ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, क्योंकि बीबीसी भी बहुत प्रोपेगेंडा करने में माहिर है, खासकर हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के सपोर्ट में। बहुत हुआ है। आई मीन, ऐसा भी टाइम मैंने देखा है जब बीबीसी का हार्ट टॉक, जो सबसे पॉपुलर शो था, वो कश्मीरी आतंकवादी यासीन मलिक का इंटरव्यू करता था, और हार्ट टॉक पे यासीन मलिक ने बोला कि मैंने कश्मीरी पंडितों को मारा है, बोला कि मैंने जो है इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मारा है। लेकिन तब भी पिछले 30 साल में आप देखिए हमारे हिंदुस्तान की त्रासदी कि यासीन मलिक को ना फांसी हुई और कोई सज़ा उसको नहीं हुई। अभी उसको लाइफ सेंटेंस मिला है, लेकिन वो हवाला का केस है 2017 का, ना कि जो आतंकवाद उसने कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ किया 90 में। बट मैं बीबीसी पे बार आता हूँ, और बीबीसी का प्रोपेगेंडा तो है ही, वो दुनिया भर में होता है, इसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन महरांग बलोच का वो 10 मिनट का वीडियो देखा, जिसमें उसने बोला कि कैसे उसके जो वालिद साहब हैं उनको मारा गया, उनको डिसअपियर हो गए और उनकी मृत्यु हुई। और महरांग बलोच पिछले 3 सालों में एक ऐसी वॉइस सामने आई है पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान आर्मी डरती है। महरांग बलोच को न्यूयॉर्क में एक अवार्ड मिल रहा था, और जब वो एयरपोर्ट पे गई, उनको एयरपोर्ट पे पाकिस्तान पे रोक दिया गया और बोला कि आप नहीं जा सकते, आपको कोई इजाज़त नहीं है, जबकि उसके पास वैलिड वीज़ा था, इन्विटेशन था, हर कुछ चीज़ था। लेकिन एक जो है ना एग्जिट लिस्ट होती है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान आर्मी डिसाइड करती है कि आप कौन जाएगा। आप देखिए दुनिया भर में एंट्री में होता है डिसाइड कि कौन जो है एंटर करेगा, लेकिन पाकिस्तान में डिसाइड करता है कि पाकिस्तान से जाएगा कौन, ये पाकिस्तान की आर्मी डिसाइड करेगी। और महरांग बलोच जब फिर एयरपोर्ट से वापस अपने घर की ओर निकल ली, तो एक अंधेरे रास्ते में उसकी टैक्सी रोक दी गई। उसका फ़ोन, उसका पासपोर्ट पाकिस्तान के ISI के लोगों ने ले लिया, और खुद उसको बोला कि जाओ, पैदल गाड़ी भी ले ली, और रास्ते में उसको पूरी तरीके से कोने में फेंक दिया। उसके साथ एक और महिला भी थी। ये हो रहा है महरांग बलोच के साथ। अब महरांग बलोच को नॉमिनेट किया जा रहा है नोबेल प्राइज़ के लिए, और मुझे लगता है कि अगर नोबेल प्राइज़ मिले महरांग बलोच को, ये पिछले 70 साल का बहुत बड़ा एक जो है सपोर्ट होगा बलोच लोगों के लिए, और एक ऐसी कम्युनिटी जो इतने सालों से सफ़र कर रही है, उनमें जो है जस्टिस नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, उनकी आवाज़ जो है पूरी तरीके से दबी हुई है। मैंने बलूचिस्तान पे पिछले 3 साल में एक 3 पार्ट डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, बलूचिस्तान बांग्लादेश 2.0, और आपको पता है पाकिस्तान का क्या रिएक्शन था उस पर। पहले तो मैं ये बताऊं कि ये डॉक्यूमेंट्री मैंने ऐसे बनाई क्योंकि मेरे को तो इजाज़त नहीं, जब भी मैं पाकिस्तान हाई कमीशन जाऊँ वो कहें कि भाई यू आर नॉट इन्वाइटेड हियर, यू कैन गो अवे, तो वो लोग तो मुझे वीज़ा नहीं देंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो बैठे हुए जर्नलिस्ट हैं वो मेरे टच में हैं, और बलूचिस्तान में जो बैठे हुए पत्रकार हैं वो मेरे टच में हैं। तो मैंने एक टीम बनाई बलूचिस्तान में, जिन्होंने मेरे डायरेक्शन पे पूरा काम किया, एक्टिविस्ट से मिले, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे शूट किया, जगहों पे शूट किया, और हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई बलूचिस्तान बांग्लादेश 2.0 कि क्या बलूचिस्तान भी बांग्लादेश की राह पर जा रहा है। वो याद है ना आपको बांग्लादेश में क्या हुआ था 1971 में, जब 93,000 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं उन्होंने घुटने टेक दिए थे इंडियन आर्मी के साथ। तो बलूचिस्तान में भी एक दिन यही होगा, पाकिस्तान आर्मी को घुटने टेकने पड़ेंगे, और ये डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो ये डॉक्यूमेंट्री का रिएक्शन पाकिस्तान का ये था कि उन्होंने एक FIR रजिस्टर किया मेरे खिलाफ कि ये प्रोपेगेंडा जो है हमारे खिलाफ कर रहा है, और ट्विटर को लिखा, जो X बन गया है अब, कि इसका जो है प्रोफाइल आप बैन कर दीजिए। ट्विटर ने मुझको लिखा कि हमारे पास ये ऐसा रिसिप्ट आया है, तो हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम आपको इत्तला कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है या FIA है, वो आपके खिलाफ ये कदम उठा रही है। उसके बाद FIA का एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया, जिसमें मेरे तस्वीरें, मेरे ट्वीट्स पूरा उन्होंने डाला कि ये देखिए ये भारत से हमारे खिलाफ क्या कर रहा है। अब अभी का भी मैं आपको बताऊं कि अभी, क्योंकि मैं कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत क्लोजली कवर करता हूँ, चाहे वो कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान हो। अब कश्मीर तो चलो मैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं बोलता, क्योंकि कश्मीर तो हमने जो स्टेप्स लेने थे वो ले लिए, कश्मीर इज़ पीसफुल, आतंकवाद चलेगा, लेकिन भारत की सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस उसका सामना करेगी। तो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जाफर एक्सप्रेस अटैक जब हुआ, उसके 41 मिनट पहले ही आदित्य ने ट्वीट कर दिया था कि अटैक हो गया है। अरे कैसे बेवकूफ़
Now the creators are going to decide. हाँ, YouTube creators are going to YouTube decide. क्रिएटर्स मेरा जर्नलिज्म अब डिसाइड करेंगे, जी। मेरे को सर्टिफिकेट देंगे। अब आप देखिए मेरा जवाब उनको क्या है। जो पाकिस्तान की यूट्यूब हैं क्रिएटर्स, पहले तो उनकी दुकान हिंदुस्तान पे ही चलती है। वो हिंदुस्तान को गाली दें या हिंदुस्तान डिस्कस करें तो व्यूज़ उनके ज़्यादा आ जाते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो ये यूट्यूब क्रिएटर्स हैं या मीडिया है पाकिस्तान की, इनको तो पाकिस्तान की आर्मी अलाउ ही नहीं करती रिपोर्ट करना। आप देखिए ना, पाकिस्तान का जो टेलीविज़न चैनल्स हैं या मीडिया है, कभी भी आप जो टेररिज्म पाकिस्तान में है या टेररिस्ट हैं उन पर रिपोर्ट करते हैं? Never. कोई भी अटैक जो होता है उसका कवरेज होता है? कुछ भी नहीं। अब वो यूट्यूबर्स बोलते हैं कि नहीं भाई, पॉलिसी है लाइव कवरेज टेरर अटैक की नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल मैं मानता हूँ। They don't show it They don't show anything. on their news channels. Nothing अगर at कहीं all. पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या कहीं कुछ जब दंगे हुए, never. तक एक अप्रूवल पाकिस्तान आर्मी के ISPR से नहीं आता टीवी चैनल्स को कि भाई ये चीज़ आपको दिखानी है, एक हैंड आउट आता, एक मैसेज आता पाकिस्तान आर्मी से कि ये दिखाना है, तब तक नहीं होगा कुछ भी। सारा मीडिया कवरेज, प्रोपेगेंडा, नैरेटिव ये ISPR और पाकिस्तान आर्मी डिसाइड करती है। आप देखिए ना, जाफर एक्सप्रेस जब अटैक हुआ, पहले 2 दिन हमने कुछ भी नहीं देखा। तीसरे दिन हमने देखा कि मीडिया में आने लगा अचानक, जो कि पाकिस्तान आर्मी उनको बता रही थी। तो पाकिस्तान में कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। जो एक आध कोई जर्नलिस्ट कुछ आवाज़ उठाता है, बुलंद करता है, उसको अगवा कर दिया जाता है, उसके घर पे रेड होती है, उसके खिलाफ काम होता है। अब ऐसे एक नूरानी करके, अहमद नूरानी एक जर्नलिस्ट हैं, वो उनके खिलाफ बहुत थ्रेट्स हुए, बहुत कार्रवाई हुई पाकिस्तान आर्मी की, और इतना ज़्यादा हो गया कि उनको देश छोड़ के अमेरिका में सेटल होना पड़ा। अब उन्होंने अभी एक स्टोरी की पाकिस्तान आर्मी की चीफ जो हैं आसिम मुरीन, उनकी 2 डॉटर्स के ऊपर, कि उन दोनों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला हुआ है जो कि लॉ के खिलाफ है। अब मुझे नहीं पता सच क्या है, क्या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है या नॉर्मल पासपोर्ट है, बट उन्होंने एक स्टोरी की सोर्स बेस्ड, और जैसे ही ये स्टोरी सामने आई, इमीडिएटली उनका जो घर था इस्लामाबाद में, वहाँ पर रेड हो गई ISI की। उनकी जो माँ थी, उनकी जो बहन थी, उनके जो 2 भाई थे, उनको मारा गया वहाँ पर, मतलब पीटा गया, टॉर्चर किया गया, और जो 2 भाई थे उनके अहमद नूरानी के, उनको अगवा कर लिया गया। Painful and shameful thing at ये the देखिए, same time. ये है सच्चाई पाकिस्तान की मीडिया की और पाकिस्तान की आर्मी की। जो भी आवाज़ उठाएगा, या तो वो मारा जाएगा, या तो वो अगवा कर लिया जाएगा, या तो उसको देश छोड़ना पड़ेगा। और ये सिर्फ मीडिया की हालत नहीं है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की भी हालत है। आज तक कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो एकदम जो है सेफ रहा है? या तो प्रधानमंत्री को मारा गया है, या तो प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा है, या तो प्रधानमंत्री जेल में है। इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ को देश छोड़ना पड़ा था, बेनज़ीर भुट्टो को मार दिया गया, और ऐसे ही कई एग्जाम्पल है, जिया हैं, बाकी लोग हैं। तो आप उनको फांसी देते हैं, आप उनका क्रैश करा देते हैं, आप बॉम्ब ब्लास्ट में मार देते हैं, या आप उसको जेल में डाल देते हैं, लेकिन सेफ वही होगा पाकिस्तान में जो पाकिस्तान आर्मी की जो स्क्रिप्ट है उसको फॉलो करेगा। ओके, बट देन व्हाई इंडियन मीडिया इज कॉलिंग बलोच फाइटर्स टेररिस्ट? देखिए, ठीक है, वो ओवरऑल जो एक इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, जो भी बंदूक उठाएगा उसको आतंकवादी बोला जाएगा, जो कि ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मैं टेररिस्ट नहीं बोलता। मैं ज़्यादातर 90% या 95% जितना भी आपने कवरेज मेरा देखा होगा ऑन बलूचिस्तान, मैं उनको या तो फाइटर्स बोलता हूँ, या तो रेबल्स बोलता हूँ, या तो उनको जो है फाइटर्स और रेबल्स ही बोलता हूँ, या फ्रीडम फाइटर्स। या बट बलोच की साइड भी तो बतानी चाहिए ना, बतानी चाहिए, जो नहीं दिखाई जा रही है। आप देखिए ना, ये हमारे, जैसे मैं कश्मीरी पंडित हूँ जी, और जब हमारा एग्जोडस हुआ या इतने क्लिनजिंग हुई 90 में, 10 साल 15 साल 20 साल तक हम बोलते रहे, गुहार लगाते रहे कि भाई हमारी बात भी करो। लेकिन जो बड़े बड़े यहाँ पर चैनल्स हैं, लेफ्टिस्ट दिग्गज हैं, बहुत सारे, एक महिला पत्रकार भी हैं, नई दिल्ली टेलीविज़न है यहाँ पर उसकी, तो वो कभी हमारी बात नहीं करती थी। कहते थे नहीं कश्मीरी पंडित, क्या तुम तो एलीट रहे हो, तुम्हारा वर्चस्व रहा है। अरे कौन सा वर्चस्व रहा है? और अगर आतंकवादी घटनाओं के हम विक्टिम हैं तो आप हमसे बात करिए ना। तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू द विक्टिम, आप आतंकवादियों से बात करते थे, आप अलगाववादियों से बात करते थे कश्मीर में जो आतंकवादियों का समर्थन करते थे। आप इंटरव्यू करते थे यासीन मलिक का, आप इंटरव्यू करते थे मीरवाइज़ उमर फारूक का, आप इंटरव्यू करते थे सैयद अली शाह गिलानी का, आप इंटरव्यू करते थे सजाद अली लोन का, जो अब मेन स्ट्रीम में हैं, MLA हैं, लेकिन उस वक्त जो है सेपरेटिस्ट थे। तो ये एक प्रोपेगेंडा मशीनरी इंडिया में भी चल रही थी
चाहे वो लेफ्टिस्ट कबाल हो, चाहे वो इस्लामिस्ट कबाल हो, चाहे वो इंडिया के जो एलीट मीडिया पर्सन्स हैं, बहुत ही दोगलापन उन्होंने अपनी रिपोर्टाज पे दिखाया है। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की बात नहीं की कई सालों से। ये तो हमने कश्मीरी हिंदुओं ने खुद एक मुहिम चलाई 2006 के बाद कि भाई हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। A lot of things changed after the movie came out. A lot of awareness Yeah. awareness happened. उस वक्त भी कश्मीर फाइल जब आई, आप कहते हैं कि नहीं जी ये प्रोपेगेंडा है। अच्छा, अगर 2 मिनट के लिए आप कहते भी प्रोपेगेंडा है, भी लोगों ने आप कश्मीरी हिंदुओं से बात कीजिए ना। कश्मीरी हिंदूज आर द प्राइमरी विक्टिम्स, उनके ऊपर फिल्म बनी है। अगर प्रोपेगेंडा है तो वो तो कश्मीरी हिंदू बोलेंगे ये प्रोपेगेंडा है कि नहीं है। किसी एक कश्मीरी हिंदुओं ने नहीं बोला ये प्रोपेगेंडा है। उस कश्मीरी हिंदुओं ने बोला कि ये तो 10% ही दिखाया गया है, इससे भी वर्स हुआ है। आप देखिए कितनी हमारी आवाज़ दबी हुई थी कि कश्मीर फाइल्स भी 10% ही है, इससे भी ज़्यादा वर्स हुआ है, इससे भी ज़्यादा वर्स लोगों को मारा गया है। जो लोग, आप देखिए ना, एक राइस ड्रम होता है ना जिसमें चावल रखते हैं, उसमें लोग छिपे हुए थे, उस पर गोलियां मारी और वो खून से लथपथ जो चावल है वो उसकी बीवी को खिलाया गया कि आप खाओ। ये हुआ है हमारे साथ। जो सरला भट्ट थी उनको जो है रेप किया गया, मारा गया, उनकी बॉडी जो है आरी से काटी गई और रखी गई। जो सर्वानंद कौल प्रेमी हैं या उनके बेटे हैं वीरेंद्र, जो अनंतनाग में थे, जो सेक्युलर थे, जो राइट विंग नहीं थे, बिल्कुल भी सेक्युलर थे, उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेशन किया बहुत सारे चीज़ों का और उनको भी मार दिया गया। पेड़ से लटकी उनकी जो है बॉडी मिली। तो किसी को नहीं छोड़ा इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवादियों ने, और इन्हीं का बढ़ावा आप कर रहे हैं कि भाई आज़ादी चाहिए। कौन सी आज़ादी चाहिए? किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? किससे आज़ादी चाहिए? आपको तो आज़ादी मांगनी चाहिए कट्टरपंथी विचारधारा से। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिए और पत्थरबाजी खत्म हो गई। अभी अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला कि पत्थरबाजी बिल्कुल खत्म हो गई, जो कि बिल्कुल है। आप देखिए ना, आप खुद जाइए कश्मीर, आप किसी की बात मत मानिए। ऑफ कोर्स आई हैव सीन बोथ दीज कश्मीर्स। मैंने कश्मीर वो भी देखा है जब जामा मस्जिद जो श्रीनगर में, नवाटा में, उसके बाहर हर जुम्मे को, हर फ्राइडे को जो है प्रेयर्स के बाद मैसिव स्टोन पेल्टिंग होती थी। सीआरपीएफ के जवानों को जिप्सियों में भागना पड़ता था कि भाई हमें मार ना दें, इतनी हालत ख़राब होती थी। आप उसी जामा मस्जिद में हमने देखा कि शब रोज़ या कोई एक रिलीजियस फेस्टिवल था, वहाँ सीआईडी के एक ऑफिसर थे, उसको मार दिया रात को। और इतना मारा गोली से नहीं मारा, चाकू से नहीं मारा, पीट के मारा, और उसकी बॉडी पड़ी हुई थी और हड्डियां दिख रही थी। ऐसा भी कश्मीर जस्ट 6 साल पहले, 7 साल 8 साल पहले की बात है। तो पत्थरबाजी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कश्मीर में जहाँ पर भी एनकाउंटर होता था आतंकवादियों का और सिक्योरिटी फोर्सेस का, वहाँ ये सारे लोग आ जाते थे कट्टरपंथी और सड़कें बंद कर देते थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँच ना पाएँ। पत्थरबाजी शुरू कर देते थे, गाड़ियों में आग लगा देते थे, तोड़ते थे कि ये लोग एनकाउंटर ना कर पाएँ, आतंकवादियों का समर्थन हो। और आज क्या कश्मीर है आप देखिए। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि नहीं जी ये इनऑर्गेनिक पीस है, ये ऑर्गेनिक पीस नहीं है। अरे उमर अब्दुल्ला, ऑर्गेनिक पीस क्या थी ये बताओ पहले फिर। उमर अब्दुल्ला को मैं एक ही सवाल पूछता हूँ बार बार, और वो गुस्सा हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं पूरे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी मैंने उन्हें पूछा था कि उमर अब्दुल्ला, ये जो इनऑर्गेनिक पीस आप कहते हैं, आप तो चीफ मिनिस्टर थे जब 2010 में वायलेंस हुआ कश्मीर में, और 110 कश्मीरी यूथ आपके सामने मारे गए। आप सिक्योरिटी जो है, जेएनके पुलिस जो है, सब कुछ आपके अंडर था, और 110 से ज़्यादा यूथ जो है वहाँ पर मारे गए। कश्मीर में शटडाउन था, कोई किसी को इजाज़त नहीं थी, स्कूल्स नहीं चल रहे थे, कॉलेजेस नहीं चल रहे थे। और आज का कश्मीर है, स्कूल भी चल रहा है, कॉलेज भी चल रहा है, मार्केट में कोई शटडाउन नहीं है, सेपरेटिस्ट ग्रुप कहीं नहीं है, इंटरनेट चल रहा है। लेकिन जेएनके पुलिस उमर अब्दुल्ला के पास अब नहीं है। जेएनके पुलिस है अमित शाह के पास, जेएनके पुलिस है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसलिए उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी की तिलमिलाए हुए हैं कि ये जो पावर हमारे पास था, ये जो जेएनके पुलिस था, ये कैसे चला गया। और कोई एम्पेरिकल आंसर नहीं है इनके पास। इनके पास कोई आंसर नहीं है कि पिछले ये 15 साल में या 20 साल में ये कैसे चेंज आ गया। आपके ज़माने में जब आप मुख्यमंत्री थे, सिक्योरिटी आपके पास थी, आप कुछ चेंज नहीं कर पाए, आप कोई पीस नहीं ला पाए। आप अलगाववादियों को बोलते थे करो, लाल चौक बंद करो, मार्केट बंद करो, स्कूल कॉलेज को जलाना है जलाओ, कोई एक्शन आपके खिलाफ नहीं होगा। जब पीडीपी बीजेपी की भी सरकार थी तब भी यही हुआ। बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, तब भी यही हुआ।
तब उनको खुली छूट दी गई कि स्टोन पेल्टर्स को छोड़ दो, आर्मी, इंडियन आर्मी के खिलाफ एफआईआर करो, जे.एंड.के पुलिस के हाथ बांध दो, कोई एक्शन अलगाववादियों के खिलाफ मत लो। लेकिन फिर जब वो सरकार टूटी और फिर उसके बाद पुलवामा का हमला हुआ, तब सरकार ने सोचा और बोला और कदम उठाया कि भाई बहुत हो गया, अब तो एक्शन लेना पड़ेगा। मिलिट्री अपना एक्शन लेगी, डिप्लोमेट अपना एक्शन लेंगे और गृह मंत्रालय अपना एक्शन लेगा। और तो ही हुआ। पॉलिटिकली 370 हटाया गया, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट किया गया और ग्लोबली इंडिया का जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो बढ़ा। और फाइनली मिलिट्री ने, पुलिस ने अपना काम किया और अलगाववादियों को पूरा मेसुनाबूत और ख़त्म कर दिया। गीलानी की मृत्यु हो गई है, वो ख़त्म हो गए हैं। यासीन मलिक जेल में है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती वो तिहाड़ जेल में ही रहेगा। मीरवाइज उमर फारूक जो थोड़ा सा लिबरल है या थोड़ा सा उसको कहें कि सॉफ्ट सेपरेटिस्ट है, वो अभी भी कश्मीर में है और उसके कोशिश हो रही है कि वो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल वॉइस है या मेन स्ट्रीम जो लोगों की वॉइस है या लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा बात करे, ना कि पॉलिटिक्स के ऊपर। यूएस, यूके या चाइना का बलोच के इस इंसिडेंट पे क्या कहना है? सब ने कंडेम किया जाफर एक्सप्रेस का अटैक, जो कि होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, ऐसा ही होता है कि बार बार जब भी ऐसे कोई हमला होगा जिसे टेरर अटैक बोला जाएगा, वो कंडेम होगा। लेकिन मैं इन्हीं वेस्टर्न पावर्स को या इसी चाइना को बोलता हूँ कि अगर आप बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी को कंडेम कर रहे हैं तो आप लश्कर तोयबा को भी तो कंडेम कीजिए। आप पाकिस्तान जो शह दे रहा है इन सब तंजीमों को, आतंकवादी संस्थानों को, इसके खिलाफ भी तो कदम उठाइए। अभी आपने खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान ने एक आईसिस के आतंकवादी को अमेरिका के हवाले कर दिया। तो आप मौलाना मसूद अजहर, हाफिज़ सईद, सैयद सलाउद्दीन, इनको क्यों नहीं करते अमेरिका के खेल? या हिंदुस्तान के मुंबई 26/11 में अटैक हुआ जिसमें इतने सारे हिंदुस्तानी तो मारे गए लेकिन अमेरिकन लोग भी मारे गए, इजरायली जू भी मारे गए। उसमें पाकिस्तान कदम क्यों नहीं उठाता? उसमें जो लखवी है, जो मास्टरमाइंड है, या साजिद मीर है जो मास्टरमाइंड है, या हाफिज़ सईद है जो मेन कॉन्स्पिरेटर है, उनके खिलाफ पाकिस्तान क्यों नहीं कदम उठाता? अमेरिका या यूके या चाइना उसको क्यों नहीं बोलता कि आप? तो पाकिस्तान की जो ना ये नीति है, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज डिफरेंशिएटेड एंड मेड अ डिस्टिंक्शन ऑन टेरर ऑन द बेसिस ऑफ गुड टेरर एंड बैड टेरर। क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को एज एन एक्सटेंशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी यूज़ करता है। पाकिस्तान के लिए BLA या BNA या बलोच ग्रुप या तालिबान जो है पाकिस्तान का, वो हैं बैड टेररिस्ट्स। जो लश्कर तोयबा है, जो जैश ए मोहम्मद है, जो हिजबुल मुजाहिदीन है, दे आर गुड टेररिस्ट्स। तो ये गुड एंड टेरर में, गुड एंड बैड में डिफरेंशिएशन नहीं होता। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, टेररिज्म इज टेररिज्म। जो भी इनोसेंट्स को मार रहा है, बंदूक का सहारा उठा रहा है, नो मैटर व्हाट आइडियोलॉजी और रिलीजन, वो टेररिस्ट है। ये एक डेफिनेशन संयुक्त राष्ट्र में, UN में होनी चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज UN में 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि इंडिया ने एक कन्वेंशन लाया अगेंस्ट टेररिज्म, और आज तक UN में भी अलग अलग देशों में 190 से ज़्यादा देश होंगे, कंसेंसस नहीं है टेररिज्म के ऊपर। कोई एक कोहेसिव यूनाइटेड वॉइस टेररिज्म के ऊपर नहीं है। UN भी पूरी तरीके से फेल हुआ है टेररिज्म को लेकर। हाउ डू दे सी पाकिस्तान? आपने अभी बोला गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, बट क्या जगह, मतलब जैसे कैसे देखते हैं पाकिस्तान को? कौन? अदर कंट्रीज। पाकिस्तान को सब आइसोलेट किया हुआ है। पाकिस्तान जो है तवज्जो में नहीं है। आप देखिए ना, रशिया यूक्रेन की जंग होती है, इट एग्जिस्ट्स, बट आप नॉर्मल अमेरिकन को पूछोगे कि भाई पाकिस्तान कहाँ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बता पाएगा कि पाकिस्तान कहाँ है। हिंदुस्तान बोलेंगे हाँ वी वांट टू गो टू इंडिया। प्रोग्रेस ना दैट दे हैव डन नथिंग। टेररिज्म के अलावा हम किसी से जोड़ ही नहीं सकते। कुछ भी नहीं। तो तभी मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा किया पूरी तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट करके, और पाकिस्तान को हम टाइम क्यों वेस्ट करें पाकिस्तान के ऊपर? टेररिज्म पे चल रही है, सब कुछ टेररिज्म पे चल रहा है। उनका वजूद जो है पूरा टेररिज्म पे चल रहा है। वो ये नहीं सोचते कि भाई इकोनॉमिकली माली हालत जो ख़राब है, हमारे लोगों की नौकरियां नहीं हैं, गाँवों में लोग मर रहे हैं, पाकिस्तानी चाहता है कि बाहर चला जाऊं क्योंकि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये सब कोई उनका मतलब नहीं है। पाकिस्तान में एक ही इंडस्ट्री चलती है, वो है टेररिज्म की इंडस्ट्री, और उसके आका जो है रावलपिंडी में बैठते हैं।
जो आसिम मुनीर हैं वो चलाते हैं ये दुनिया, और ऐसे ही चलता रहेगा। और आप ये भी देखिए कि बहुत सारे जो आतंकवादी हमले यूरोप में होते हैं या अमेरिका में होते हैं या बाकी देशों में होते हैं, कनाडा में होते हैं, जी। उसमें भी पता चलता है कि आतंकवादी जो है पाकिस्तान से है। उसमें भी चीज़ें सामने आई हैं। अभी बीएलए ने कहा कि अगला टारगेट अब चाइनीज़ है, हम्म। तो क्या चाइना पाकिस्तान का रिश्ता अब खतरे में है? नहीं नहीं, चाइनीज़ तो बलोच के हमले में ऑलरेडी हैं। अगर आप पिछले 5 साल की स्टडी करेंगी तो पाकिस्तान आर्मी इज़ द मेन टारगेट ऑफ द बलोच एंड द सेकेंड टारगेट इज़ चाइनीज़। अभी बहुत सारी सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं, बहुत सारे अटैक हुए हैं जिसमें चाइनीज़ इंजीनियर्स, चाइनीज़ टीचर्स, चाइनीज़ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व जो बंदा है उसके खिलाफ एक्शन हुआ है। बहुत सारे जो चाइनीज़ हैं इसमें मारे भी गए हैं। और चाइना तो इतना तिलमिला गया है, इतना गुस्सा में है कि चाइना में जो ग्लोबल टाइम्स है उसने एक एडिटोरियल लिखा और उसमें कहा कि पाकिस्तान को, चाइना को अनुमति देनी चाहिए कि चाइना अपने फाइटर जेट्स बलूचिस्तान में लाए और बलोच के खिलाफ अटैक करे। तो चाइना को खुद नहीं समझ आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और आपने सीपेक की बात की कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो वहाँ पर है, जी। और 10 साल पहले अगर आप मुझे ये सवाल पूछते चाइना पाकिस्तान उनके इकोनॉमिक लिए कॉरिडोर पे, बड़ा झटका है ये, नहीं? हाँ, तो सीपेक पे अगर आप 10 साल पहले मुझे पूछते तो मैं कहता कि हिंदुस्तान को बहुत कंसर्न है, क्योंकि सीपेक जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी गुजरता है, बलूचिस्तान से भी गुजरता है, ग्वादर से भी गुजरता है, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन 10 साल में ये सीपेक पूरा डूब गया है। चाइना ने जितने भी मिलियंस वहाँ पर लगाए बलूचिस्तान में, पीओके में और पाकिस्तान में, वो डूब गए। उसमें कोई आरओआई नहीं है, कोई रिटर्न ही नहीं है बिल्कुल भी। और इंस्टेड जो चाइनीज़ लोग अब बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं उन पर अटैक हो रहा है, वो मारे जा रहे हैं, उनके जो इक्विपमेंट हैं वो बलोच जला रहे हैं। तो आप कैसे ये काम करेंगे? आप देखिए ना, नेचुरल रिसोर्सेज का पहला हक बलोच का होना चाहिए, लेकिन वो चाइना लेके जा रहा है, वो पाकिस्तान लेके जा रहा है, वो पंजाबियों के जो है पॉकेट भरने के लिए, पैसे जमा करने के लिए हो रहा है। तो ये तो नहीं होगा। अब जितना आप उनको पिछले 70 सालों में सताए हो, जितना आपने उनके खिलाफ काम किया है, जितना आपने उनको सताया है, मारा है, वो तो किसी ना किसी दिन तो आग होगी अंदर जो कलेजा फटेगा और बाहर आएगा। जी। तो बिल्कुल बंदूक उठाना गलत है, लोगों को मारना गलत है, लेकिन एक ऐसी पॉपुलेशन जिनको आपने दबा के रखा इतने सालों से और बोला कि नहीं हम आपको जीने नहीं देंगे, तो वो लोग तो सामने आएंगे और बोलेंगे कि भाई हमारा हक की लड़ाई है, हमारे आज़ादी की लड़ाई है, हम लड़ेंगे। कहते हैं ना, आप स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतना ही तेजी से उछलेगा। अब देखिए ना, 30-35 साल से पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी बेचता रहा और गन्स बेचता रहा, इनोसेंट कश्मीरियों को मारता रहा, सिक्योरिटी फोर्सेस को मारता रहा, और 35 साल से पाकिस्तान सोच रहा था हमारे खिलाफ तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और जो चीज़ पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में की, वो ही पाकिस्तान के खुद के लोग अब पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। अंदर ही लड़ाइयाँ होंगी, अंदर ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, अंदर ही लड़ाइयाँ होंगी, लोग मर जाएंगे आप देखिए ना, मैं ऑन अ वेरी लाइटर नोट आपको बताऊं कि बीएलए जो है या टीटीपी है या अब ये अननोन गनमैन जो है, ये इतना ज़्यादा लोगों को मार रहे हैं पिछले 1 महीने में, और इतने ज़्यादा अटैक हो गए, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई कॉरपोरेट कंपनी है और ये बिजनेस ईयर एंड हो रहा है तो उसके टारगेट्स अचीव करने के लिए कर रहा है ना? है कि नहीं? तो अब देखिए रोज खबरें आ रही हैं कि ये पुलिस स्टेशन जला दिया, यहाँ पर ग्रेनेड हमला हो गया, ये पाकिस्तान आर्मी का कॉन्वॉय था वहाँ पर बम फट गया, ये ट्रेन है वो हाईजैक हो गई, ये आर्मी के कुछ लोग जा रहे थे किसी गाड़ी में वहाँ बम फट गया। ये खैबर पख्तूनख्वा में भी है, ये बलूचिस्तान में भी है। और अब एक नया वाकया जो जेहलम में हुआ पंजाब में, वहाँ पर हाफिज सईद के एक करीबी हैं अबू कतल नदीम, वो गाड़ी में जा रहे थे अपने जो है एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ, और अचानक से ये अननोन गनमैन आए और उनको मार दिया। अब ये अननोन गनमैन में भी बहुत सवाल हैं कि भाई ये कौन है अननोन गनमैन, ये कहाँ से आया, ये क्या हुआ? काफी सारी थियरीज आ रही है बाहर। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, कश्मीर में, क्योंकि मैं कश्मीर बहुत कवर करता हूँ, तो कश्मीर में जब भी आतंकवादी इनोसेंट्स को मारते थे ना, तो कश्मीर की मीडिया में जो ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं कुछ, वो कहते थे अननोन गनमैन, अननोन गनमैन किल्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, अननोन गनमैन killed Kashmiris, unknown gunmen killed this activist, और अब ये unknown gunman पाकिस्तान की हालत खराब कर रहा है। Imagine how people must be living there, ना, the innocent civilians, हमेशा डर में ही, उसी आतंक में ही रह रहे हैं सभी। आप देखिए ना, हिंदुस्तान में जो बच्चा पैदा होता है और जब स्कूलिंग करता है, उसकी
विचार बढ़ता है, होराइजन बढ़ता है, वो देखता है कि देश मेरा प्रोग्रेस कर रहा है तो मैं भी आगे कुछ बनूं। तो हिंदुस्तान में जो बच्चा है वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजीनियर बनना चाहता है, वो गूगल या मेटा या बाकी कंपनीज का सीईओ बनना चाहता है, वो फाउंडर बनना चाहता है, वो कुछ क्रिएट करना चाहता है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में तो या तो आप आतंकवादी बनोगे या तो आपको देश छोड़ के कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आपकी हालत जो है पूरी तरीके से ख़राब है। आपको जो पढ़ाई ही मिलती है उसी में रेडिकलिज्म छिपा रहता है, चाहे वो मदरसे में हो या मदरसे से बाहर हो। आप इसी विचारधारा के अंदरूनी ये बकते हैं कि हम पाकिस्तानी सबसे बेस्ट हैं, हमारे खिलाफ कोई ये नहीं है, हमारे से कोई कंपैरिजन नहीं है। एक अलग ही ईगो में पाकिस्तान में लोग जीते हैं और बहुत ही हालत ख़राब है। मतलब उतना इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही, स्कूल्स कॉलेजेस में हालत ख़राब है। आप देखिए अभी जब ये सिचुएशन हुई कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके 2 दिन के बाद गुस्से में आके जो है पाकिस्तान ने पंजाब में स्कूल्स कॉलेजेस में नोटिस इशू किया कि कोई भी इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग्स पे डांस नहीं करेगा, इट्स बैंड, एंड इफ समबडी डज देयर विल बी एक्शन अगेंस्ट देम। पर क्या सच में पाकिस्तान खत्म होने के करीब है? देखिए पाकिस्तान, इट वुड बी टू इमेच्योर टू से कि पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की जो अभी हालत है या पाकिस्तान की को जिस डायरेक्शन में लिया जा रहा है वो ख़त्म होने के रास्ते पे लिया जा रहा है। क्योंकि आप खुद ही देखिए कि पाकिस्तान के जो खुद लोग हैं, आप उनसे पूछेंगे कि भाई क्या हालत है, क्या है, कह रहे हैं यार इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, हम भी सोचते थे हमारा देश ऐसा करे बट ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा, तो हम हिंदुस्तान से तो अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद पाकिस्तान में ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन या इतना डिवाइड जो हो रहा है, क्रैक्स आर शोइंग। बलूचिस्तान में बलोच लोग कह रहे हैं हमें आज़ादी दो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में वो लोग कह रहे हैं कि हमें आज़ादी दो, हम तो हिंदुस्तान के साथ ही ठीक है, हमें आप नहीं चाहिए, हमारा पाकिस्तान के साथ कुछ भी सिमिलर नहीं है। सिंध में लोग कह रहे हैं कि हमें आज़ादी दो, हम अपना सिंधु देश बनाएंगे। और पंजाब का ही अभी वर्चस्व चल रहा है और वो पंजाब के लोग भी देख रहे हैं कि इस पंजाब में इतना प्रोग्रेस हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी कोशिश कर रही है कि खालिस्तान जो है पूरा प्रोपेगेंडा चलता रहे अमेरिका से, कनाडा से, यूके से, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। पंजाब में लोगों ने खालिस्तान को रिजेक्ट कर दिया है। वो आइडियोलॉजी अभी भी चलती है ब्लू स्टार को लेके, लेकिन खालिस्तान एज अ कॉन्सेप्ट हैज़ फेल्ड। इट हैज़। ओके, सो पाकिस्तान में अभी भी ऐसे क्यों दिखाया जाता है क्राइसिस क्राइसिस क्राइसिस? न्यूज़ चैनल्स में भी आप जो पाकिस्तान मीडिया भी हम जब बात करते हैं बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, व्हाई इट इज़ ऑलवेज शोन इन क्राइसिस? है क्राइसिस में, पाकिस्तान इज इन क्राइसिस, या वी नो दैट, बट अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट कि कभी टोन डाउन बताते हैं या कभी बहुत ज़्यादा बताते हैं, सो व्हाई दिस? नहीं, पाकिस्तान इज परपेचुअली इन अ क्राइसिस। तो पाकिस्तान का कोई ये नहीं है कि जनवरी में क्राइसिस में है और अप्रैल में सब ठीक हो गया। पाकिस्तान इज परपेचुअली इन क्राइसिस, वो कभी ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन पिछले 3 साल में खासकर अगर आप देखेंगे तो इट हैज़ ऑलवेज बीन इन क्राइसिस, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे वो सिक्योरिटी क्राइसिस हो। और इसमें बहुत सारे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भी हैं या पाकिस्तान के मीडिया के लोग हैं जो खुद आपको बताएंगे कि कितनी हालत ख़राब है। मैं जैसे आरजू काज़मी के साथ रेगुलरली बात करता हूँ, या वजाहत खान है, वो अमेरिका में रहते हैं, पाकिस्तानी पत्रकार, या बाकी जितने भी लोग हैं, वो आपको बताएंगे कि कितनी हालत वहाँ पर ख़राब है, सच्चाई क्या है। इवन जो जाफ़र एक्सप्रेस का जो सामने है, ये सिर्फ हिंदुस्तानी पत्रकार बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तानी चैनल बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तानी पत्रकार या यूट्यूबर्स खुद ये बोल रहे हैं कि इसमें कुछ तो गलत है, इसमें कुछ तो पाकिस्तान छिपा रहा है। तो यही क्राइसिस है। आप देखिए एक ज़माना वो था जब पाकिस्तान आर्मी की जो ISPR है, जो मीडिया विंग है, वो अपना नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग रखती थी कि हिंदुस्तान को भी सोचना पड़ता था इसको कैसे काउंटर करें। जब पुलवामा हुआ तब आसिफ गफूर, पाकिस्तान के जो आर्मी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो सामने आए, उन्होंने हमारे अभिनंदन को अगवा कर लिया, उन्होंने बहुत सारी और भी चीज़ें स्ट्रेटेजिकली की, और पाकिस्तान का ही जो नैरेटिव था या प्रोपेगेंडा था या डिसइंफॉर्मेशन थी वो मीडिया में चल रही थी, खासकर ग्लोबल मीडिया में। लेकिन आज ऐसा वाक़या है कि एक अहमद शरीफ हैं, पाकिस्तान आर्मी के ISPR के DG, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, उनका मीडिया कुछ सुन ही नहीं रहा, उनका नैरेटिव हर जगह से फेल है, डिसइंफॉर्मेशन कहीं चल ही नहीं रहा। तो पूरी तरीके से वो जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का था वो भी अब धीरे धीरे फेल हो रहा है, और उनकी बातें जो हैं
कोई सुनना नहीं चाहता। अभी आपने बताया कि यू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल देयर, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट भी हैं, यू नो पीपल देयर। सो वहाँ पाकिस्तान में एक तबका ये भी होगा ना, बिग बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, इनकी जो फैमिली में जो यूथ है, यंगर जनरेशन, हम कह सकते हैं, व्हाट डू दे वांट? दे वांट अ नॉर्मल लाइफ। आई मीन खासकर जो बिजनेसमैन हैं या लिबरल हैं या एलीट हैं, खासकर जो पीएमएलएन के हैं या नवाज शरीफ से रिलेटेड हैं, How do they see all of this, the terrorism and everything? सी दे Do they वांट want टू, to get associated with all of this? दिल्ली में जैसे दिल्ली के यूथ हैं या Hmm. मुंबई के यूथ हैं, दे वांट टू पार्टी, they want to have a stable life, Yeah. they want economic progress, they want to be good businessmen or have good jobs, content creators or anything normally. Correct. Similarly, people there also in normal life want this to happen, but जो वहाँ पर सिचुएशन है वो आपको ऐसे देखनी पड़ेगी दैट गवर्नमेंट डजंट डिसाइड थिंग्स, पाकिस्तान आर्मी डिसाइड्स थिंग्स। और पाकिस्तान आर्मी अपने इकोनॉमिक चीज़ों से देखती है कि हमारा इकोनॉमिक जो स्टैंडिंग है वो कैसे बढ़े, और जो मेन चीज़ें पाकिस्तान आर्मी के डिक्शनरी में है वो है इंडिया, वो है इंडिया के खिलाफ प्रोपागेंडा, वो है इन आतंकवादियों को यूज़ करना इंडिया के खिलाफ, और तभी वो बार बार चलता है। आप देखिए ना, पहले कमर बाजवा करके एक पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, उनके ज़माने में सीज़ फायर हुआ इंडिया के साथ, पहली बार करीबन 20 सालों में सीज़ फायर हुआ, और वो सीज़ फायर बहुत सक्सेसफुल हुआ क्योंकि जो फायरिंग चलती थी इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच या बीएसएफ और रेंजर्स के बीच वो ख़त्म हो गई। जो सिविलियंस उस एरिया में रहते थे उनकी हालत थोड़ी बेटर हुई, और उन्होंने देखा कि पिछले 3 साल की ये वाक़या है। और अब जो आसिम मुनीर आए वो बाजवा ने जो भी किया उसको उल्टा कर रहे हैं। Okay. वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये सीज़ फायर बंद हो जाए, किसी तरीके से ये जो फाइटिंग है ये बार बार चलती रहे, लेकिन एक ही चीज़ उनको रोक रही है, क्योंकि इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल हालत है वो भी ख़राब है। और जब जब पाकिस्तान कोशिश करता है कि कश्मीर में हम आतंकवादी हमला करें, जम्मू में हम आतंकवादी हमला करें, बलूचिस्तान में अलग से बम फटता है, खैबर पख्तूनवा में अटैक शुरू हो जाते हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी ने कभी नहीं सोचा था कि एक ज़माने में 90 में या 2000 में जो पाकिस्तान ने कश्मीर की हालत की थी, आज वो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में हो रहा है। गली गली में अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी घुटने टेक रही है, उनके कैंप जलाए जा रहे हैं, पुलिस स्टेशनों में बम विस्फोट हो रहा है खैबर पख्तूनवा में और पाकिस्तान में। और कौन कर रहा है? तालिबान। तालिबान का जो फाउंडिंग फादर है या फाउंडर है वो पाकिस्तान का था। वो पाकिस्तान में एक जो मस्जिद है खैबर पख्तूनवा में, वहाँ पर जो है तालिबान बना, वहाँ पर ये शुरुआत हुई, और वही तालिबान अब पाकिस्तान को अगला अटैक करेगा। वही तालिबान अब अफ़गानिस्तान के बाद कोशिश करेगा कि पाकिस्तान की सरकार को हटा के तालिबान का जो वर्चस्व है या तालिबान का रूल है वो पाकिस्तान में हो। जैसे हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इज़ रन बाय द आर्मी, करेक्ट? जो पाकिस्तान का पीएम है वो आर्मी चीफ चुनता है, लेकिन आर्मी चीफ को कौन चुनता है? नहीं, पाकिस्तान का पीएम आर्मी चीफ नहीं चुनता। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो पीएम चुनता है। पाकिस्तान की आर्मी चीफ तो ये बोला जाता है कि पीएम चुनता है या चीफ जस्टिस चुनता है या उनकी कमेटी है। पाकिस्तान की आर्मी में ये देखा जाता है खुद ही, जो अभी पाकिस्तान का आर्मी चीफ है ना, वो डिसाइड करेगा अपना सक्सेसर कौन। नॉर्मली कंट्रीज में क्या होता है दैट ईदर देयर इज अ कमिटी or there is a formula where there is a prime minister or president or others who decide this. Democratic nations में यही होता है, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेसी है नहीं, it is an autocracy of the Pakistan army. तो अभी जो आसिम मुनीर है, पहले तो वो ये डिसाइड करेंगे कि उनको कब तक रहना है। अगर उनका 1 साल का टेन्योर है तो वो कोशिश करेंगे 1 और साल बढ़ जाए, फिर करेंगे 1 और साल बढ़ जाए, क्योंकि जितना वो बढ़ेंगे उतना पैसा उनको माला माल हो रहा है, इधर उधर से आ रहा है, फंडिंग आ रही है, लैंड उनको मिल रहा है, ज़मीनें मिल रही हैं, पैसा मिल रहा है। पाकिस्तान आर्मी देश दुनिया की पहली ऐसी आर्मी है जिनके पास लैंड बहुत है पाकिस्तान में और फैक्ट्रियाँ बहुत हैं, तो वो कॉरपोरेशन की तरह, कॉरपोरेट हाउस की तरह फंक्शन करता है। तो ये प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता, शहबाज शरीफ हो या बाकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हों, कुछ नहीं। आसिम मुनीर ही डिसाइड करेगा कि इमरान खान की तकदीर जेल में कब तक है, और आसिम मुनीर ही डिसाइड करेगा कि शहबाज शरीफ कब तक प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आदित्य, बट अगर हम फ्यूचर की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान टाइज? You know, India has put the ball in Pakistan's court.
इंडिया ने डिसाइड कर लिया 2019 के बाद कि पाकिस्तान को तवज्जो नहीं देगा, जैसे हमने बात की। तो इंडिया हैज़ फार बिगर प्रायोरिटीज। अब देखिए ना, डॉक्टर एस जयशंकर को लोग कंसल्ट करते हैं रशिया यूक्रेन जंग के ऊपर, या इजराइल पैलेस्टाइन जंग के ऊपर, या ग्लोबल जो कनेक्टिविटी है या ट्रेड है उसके ऊपर। जो आज मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं, जो वेस्ट एशिया है या मिडल ईस्ट है, वो लोग कंट्रीज़ यूएई हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, कोई भी हो, इवन इजराइल हो, वो सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ उनके रिलेशन ज़्यादा अच्छे हों, ना कि पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान और इजराइल का तो चलो है भी नहीं रिश्ता आपस में। तो ऑल दीज मुस्लिम कंट्रीज वांट टाइज विद इंडिया बिकॉज दे सी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। पाकिस्तान के साथ कौन करना चाहता है? पाकिस्तान में हमने ये भी देखा कि आई थिंक वो सऊदी या यूएई के प्रिंस आए थे और इमरान खान उनको खुद ड्राइव करके, ड्राइवर बन के एयरपोर्ट से लेके गए अपने घर। तो ये सब करके भी उन्होंने देख लिया, भीख मांग के भी देख लिया। और आज जो है जाकिर नायक जैसे कट्टरपंथी, जिनकी वजह से लोग आतंकवादी बनते हैं, आईसिस में ज्वाइन करते हैं, उनको बार बार वेलकम किया जा रहा है। 6 महीने में 2 बार जाकिर नायक जो है पाकिस्तान जा आया है, वहाँ पर अपने जो है विचारधारा, कट्टरपंथी विचारधारा को दिखा रहा है। तो फ्यूचर ऑफ इंडिया पाकिस्तान इज़ वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ माई आइज, दैट इंडिया इज़ गोइंग टू प्रोग्रेस फर्दर, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू डीके फर्दर। पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तान को इंडिया से सीख लेनी चाहिए कि कैसे कि हम प्रोग्रेस की ओर आगे जा रहे हैं, इनोवेशन की ओर आगे जा रहे हैं, हम मोबिलिटी की ओर आगे जा रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सबको बढ़ा रहे हैं आगे। इंडिया का कंपटीशन चाइना के साथ है, इंडिया का कंपटीशन पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान कोशिश करता है कि भाई हिंदुस्तान के साथ हमारा नाम कहीं से जुड़ जाए तो हमारे भी तवज्जो थोड़ी बढ़ जाएगी आगे। सेकेंडली, अब अल्टीमेट क्या होगा? द अल्टीमेट सोल्यूशन इज दैट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर becomes part of Jammu and Kashmir in India, because Pakistan occupied Jammu and Kashmir is an illegally occupied territory of Pakistan। और जयशंकर जी ने ये बहुत अच्छे स्पष्ट रूप से बताया। बार बार जब जयशंकर जी यूरोप जाते हैं या यूके जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, वहाँ एक आईएसआई के लोग ना पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को प्लांट करके एक कश्मीर पर सवाल उठा लेते हैं, और बार बार जयशंकर जी इसका बहुत अच्छा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो जम्मू कश्मीर में कर लिया, peace has returned, 370 is gone, the only thing that is remaining is when Pakistan occupied Kashmir joins back with Jammu and Kashmir। Correct। वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि भाई ये ख़त्म हो। 2017 या 18 में वहाँ एक सर्वे किया था लोकल उर्दू अखबार ने, डेली मुजतला, और पूछा था कि आप क्या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ादी चाहते हैं? तो वो कहते हैं भाई हमें आज़ादी चाहिए। 73% लोगों ने एटलीस्ट बोला आज़ादी चाहिए और हम हिंदुस्तान के साथ ही ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान ने वो बैन कर दिया अखबार, और उसके एडिटर को अरेस्ट कर लिया, एक्टिविस्ट बाकी लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो ये है सच्चाई। द फ्यूचर इज़ दैट पाकिस्तान बिखर जाएगा, पाकिस्तान इम्प्लोड करेगा, पाकिस्तान में जो जंग चल रही है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये और ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें वो हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान को लाख गालियाँ दे दें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान में जितनी भी एथनिक स्ट्राइफ चल रही है, जितना भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के फेल्ड पॉलिसीज़ की वजह से है। आप लोगों को दबाते रहें, आप लोगों को मारते रहें, आप लोगों को अगवा करते रहें, और आप सोचें कि आपके साथ ये कभी नहीं होगा। आपके साथ तो होगा। एक दिन तो वो जजमेंट कॉल आता है ना, जहाँ पर अल्लाह ताला भी उनको पूछेगा कि भाई तुम क्या कर रहे थे। आप देखिए ना, ये कंपैरिजन है। आप यूएई का देखिए, आप मालदीव्स को देखिए, आप सऊदी अरब को देखिए। सऊदी अरब जैसी कंट्री कितना प्रोग्रेस कर रही है। वुमेन ड्राइवर्स हैं वहाँ पर, लोगों को बोल रहे हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए। यूएई में अब मंदिर भी हैं, वहाँ पर गुरुद्वारे भी हैं, वहाँ पर मतलब मैं वहाँ जाके तो एकदम ही वो देख लिया कि कैसे लिबरल वैल्यूज वहाँ पर आ रहे हैं। और यूएई, सऊदी अरब कभी भी आतंकवादी को अलाउ नहीं कर रहे। इनफैक्ट आप हिपोक्रेसी तो ये भी देखिए ना कि पैलेस्टाइन में जो हो रहा है या गाजा में जो हो रहा है, तो आइडियली जैसे यूक्रेन के जो जितने भी रेफ्यूजीज हैं वो पूरे यूरोप गए, वो अमेरिका भी गए। तो पैलेस्टाइन में या गाजा में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो विक्टिम्स हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के या इनोसेंट सिविलियंस हैं, उनको तो आइडियली इजिप्ट, कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई जाना चाहिए। इनमें से कोई भी कंट्री मान नहीं रही कि हम एक्सेप्ट करेंगे।
तो क्योंकि उनको पता है कि इनमें से कट्टरपंथी लोग भी आएंगे हमारे यहाँ का माहौल बिगाड़ेंगे। उनको ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए कि पाकिस्तान जैसी हालत हमारी हो जाए। और वो बिल्कुल भी यूएई और सऊदी अरब खासकर बिल्कुल ये रेडिकल इस्लामिस्ट को या सलाफिस्ट को बिल्कुल अलाउ नहीं करते। कोई एक भी उस राह पे जाता है तो इमीडिएटली उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। But you see a lot of people from India also investing into properties now there. कितना मतलब they are buying other house, second house. यूएई का जो रियल एस्टेट है वो हिंदुस्तानी ही चला रहे हैं, चला भी रहे हैं और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ मनी पावर इन इंडिया। Every second person I ask, they are like हम दुबई में घर ले रहे हैं। आप देखिए ना विवेक ओबरॉय जो कि एक्टर के तौर पे जाने जाते हैं, बट ही इज इन अ वे रियल एस्टेट किंग आल्सो। एक और वहाँ पर रिजवान करके हैं यूएई में, ही इज फ्रॉम इंडिया एंड ही लिव्स लाइक अ किंग एंड ही हैज अ रियल एस्टेट बिजनेस। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, ये इक्का दुक्का नहीं है जो हमको सोशल मीडिया पे दिखते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो रियल एस्टेट में बहुत अच्छा कर रही हैं। तो इंडियंस आर नोन अक्रॉस। आप देखिए ना, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी मैं हाल ही में यूरोप के एक ट्रिप पे गया 15-20 दिन, और हर जगह मैंने देखा कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, खासकर स्विट्ज़रलैंड में कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं और बाहर उसने हिंदुस्तानी झंडा लगाया हुआ है और वो इंडियन खाने के ऊपर अपना खाना बेच रहा है। और मुझे कैसे पता चलता, क्योंकि जो वेटर भी वहाँ मिली मुझे वो महाराष्ट्र से थी, लेकिन कोने में एक बंदा वहाँ बैठा हुआ था और बात कर रहा था फ़ोन पे। उसका एक्सेंट मैंने पकड़ लिया और मैंने उससे पूछा कि भाई खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये खाना मुझे हिंदुस्तानी खाना भी नहीं लगा और पंजाब का भी खाना मैंने बहुत खाया है, थोड़ा सा तो अलग लगा। तो क्या आप पंजाब पाकिस्तान से हैं? तो उसने बोला बिल्कुल दुरुस्त, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं वहाँ से हूँ। और ये बार बार हो रहा है, ये जापान में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं लेकिन दे आर एम्बैरेस्ड, उनको शर्म आ रही है ये बोलने से कि भाई हम पाकिस्तानी हैं। और इंडिया का नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो चाह रहे हैं कि इंडिया के नाम पे हमारे बिजनेस जो है फ्लरिश करे, चाहे वो खाना हो, आर्टिफैक्ट्स हों, चीज़ें हों, ऐसे हों। एक बात बताइए, जैसे सभी जानते हैं दाऊद इब्राहिम जो है वो कराची में रहते हैं, वहाँ कराची में, राइट, क्लिफ्टन जी। तो जब हम ये अननोन गनमैन की बात कर रहे हैं अभी, तो ये अननोन गनमैन ढूंढ नहीं पाए उन्हें? देखिए, मुझे लगता है कि अननोन गनमैन को पता है कि वो क्लिफ्टन में हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दाऊद की तबीयत बहुत ख़राब है और जितना मुझे पता है उनकी टांग में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब वो ऑलमोस्ट बेड रिडन है और हालत उनकी बहुत ख़राब है। इनफैक्ट कुछ साल पहले हमने, मेरा जो रिपोर्टर था पाकिस्तान में, उसको क्लिफ्टन भेजा कराची। एक वो सफ़ेद रंग की वो कुछ बिल्डिंग थी जहाँ पर था और वहाँ आईएसआई के लोग आसपास थे अपनी गाड़ियों में, और उस एरिया को शूट किया हमने। और जिस चैनल में मैं काम करता था हमने वो हल्का सा वो वीडियो दिखाया कि कहाँ दाऊद रहता है। उसी दिन उस रिपोर्टर को अगवा कर लिया गया और रात को उसको छोड़ा वहाँ पे। तो आप जान सकती हैं कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और दाऊद इब्राहिम बिल्कुल पाकिस्तान में है, बिल्कुल कराची में है, बिल्कुल क्लिफ्टन में है और अननोन गनमैन को भी पता है। बट मुझे लगता है कि अननोन गनमैन के लिए ये तवज्जो नहीं है अभी, क्योंकि दाऊद हैज़ बीन अ बायगॉन एरा। चाहे वो छोटा राजन हो, छोटा शकील हो या दाऊद हो। छोटा राजन तो यहाँ थे बहुत टाइम तक, लेकिन मुझे लगता है कि दाऊद हैज़ टू मीट जस्टिस। इंसाफ तो होना चाहिए। जितना उसने बम्बई में लोगों की हालत ख़राब की, मारा पीटा, ड्रग्स का इतना बड़ा बिजनेस, अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा बिजनेस किया, होगा जजमेंट डे उसका भी होगा। अब मुझे नहीं पता कि अननोन गनमैन वो करेगा या पाकिस्तान खुद करेगा या उसकी नेचुरल डेथ होगी। बट पाकिस्तान फॉर years टुगेदर हैज़ गिवन अ क्लियर सेफ शेल्टर टू द अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। जी जी। अब ये वाला चीज़ बताइए मुझे कि पाकिस्तान का हमेशा कश्मीर के साथ हम एक ऑब्सेशन देखते हैं हमेशा, पर ये क्या लॉजिक और क्या ऑब्सेशन है जो खुद टूट रहे हैं, खुद संभल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कश्मीर जाते हैं? ये ऑफन मैं ये देखता हूँ कि कॉमन लोगों से पाकिस्तान में पूछा जाता है कि कश्मीर को लेकर आप क्या सोचते हैं। तो कॉमन जो पाकिस्तानी लोग हैं वो ये बोलते हैं कि भाई खुद को तो खाने को रोटी नहीं है, खुद को तो हमारा इलाज नहीं है, खुद को तो हमारा कुछ इकोनॉमी नहीं है, और हम कश्मीर लेने की बात कर रहे हैं। तो अपने गिरबान में जाके देखिए, आप देखिए ना,
हिलरी क्लिंटन ने कई साल पहले, आई थिंक 2011 या 12 में कहा था, जी इफ़ यू नर्चर स्नेक्स इन योर बैकयार्ड दो सेम स्नेक्स विल बाइट यू वन डे। तो course. पाकिस्तान की हालत भी यही है। उन्होंने आतंकवादी संगठनों को इतना तवज्जो दिया, इतना पैसा दिया, इतना प्रॉस्पेरिटी दी, और उनको लगा कि ये आतंकवादी तो हमें क्या करेंगे, और वही आतंकवादी अब वहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम हो गए हैं। एक सैफुल्ला है, सैफुल्ला खालिद, जो कि हाफिज सईद के मैन फ्राइडे हैं, बल्कि जी। बहुत करीबी हैं, और वो भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। उन्होंने अभी एक हफ्ते पहले एक स्पीच दी, और उस स्पीच में कहा कि हम पाकिस्तान के हुक्मरानों को बार बार कहते रहे कि 2019 में आप कश्मीर का हमारा साथ अगर छोड़ दें कश्मीर में, तो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में आग लग जाएगी। एंड ही सेड प्रोफेटिक वर्ड्स कि आग लगी। पाकिस्तान को अंडर प्रेशर, अंडर इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ प्रेशर, अंडर इंडियाज़ प्रेशर, टेररिज्म को कम करना पड़ा कश्मीर में, और उसी वजह से अब खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी आग लगी हुई है, जो कि इन एनी वे होना था जी। लेकिन मुझे लगता है कि और पाकिस्तान की हालत ख़राब रहेगी, क्योंकि इंस्टेड ऑफ चूजिंग द गुड सिक्योर फ्यूचर ऑफ द पाकिस्तानी यूथ एंड द पाकिस्तानी सिविलियन पॉपुलेशन, दे आर कंटिन्यूसली हैमरिंग terrorism against India and now against Afghanistan also. अब देखिए ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में भी आग लगी हुई है, वहाँ पर भी बार बार लड़ाई हो रही है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में। तो सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान अब एनसर्कल हो गया है। ओके। अब जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की, वो कहते हैं कि 1400 साल पुराना हिस्ट्री बताते हैं, और हड़प्पा मोहनजोदारो को भी क्लेम किया गया है। इसको आप जर्नलिज्म की भाषा में क्या कहेंगे? Stupidity. It is Indian civilization. ऑफ कोर्स। Pakistan has been given birth by India in a way. मतलब कितनी आइडेंटिटी क्राइसिस है वहाँ पर। उनको समझ ही नहीं आता, वो हिंदुओं से ही उत्पन्न हुए हैं हाँ। पाकिस्तानी, लेकिन वो अभी तक बिलीव नहीं करेंगे। हमारे अलग अलग बंदर जो जी। हैं पाकिस्तानी पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मंदिर हैं अलग अलग, चाहे वो हिंगलाज देवी का मंदिर हो बलूचिस्तान में, या अलग अलग जैन मंदिर हों, या इवन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जी। शारदा मंदिर है हमारा। तो बहुत सारे ऐसे इतिहास है, धरोहर है, बहुत सारों को इन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया, बहुत सारों को जला दिया, बहुत सारों को ख़त्म जी। कर दिया। लेकिन इतिहास तो इतिहास है ना, इतिहास को आप जितना भी छिपाएं, इतिहास को जितना भी आप नोचें और छिपाने की कोशिश करें, सच तो सामने आएगा। जैसे सूरज की रोशनी होती है, जी। तो वैसे आप इतिहास को कभी छिपा नहीं सकते। मैं आपसे एक सवाल पूछूं आदित्य। हम आई नो आई एम कमिंग बैक टू द अननोन गनमैन क्वेश्चन, बट ये है कौन अननोन गनमैन जो इतना सोशल मीडिया भी उछाल रहा है? क्या इसमें कहीं भारत का हाथ है? मुझे तो नहीं लगता कि अननोन गनमैन का भारत का हाथ है या किसी का भी हाथ है। यह अननोन गनमैन वही है, जैसा मैंने आपको बार बार बोला, जिसको पाकिस्तान कोशिश कर रहा था बताने का कश्मीर में कि कश्मीर के लोगों को मार रहा है, और वही अननोन गनमैन अब उन्हीं की डेफिनेशन में पाकिस्तान में लोगों को मार रहा है। भारत से नहीं है। मुझे नहीं पता कहाँ से है, लेकिन कहीं से तो अननोन गनमैन है और बदला ले रहा है। अब देखिए IC-814 जो एक बहुत बड़ी हाईजैकिंग हुई हमारी 98-99 में आई थिंक, और उस वक्त जो हमलावर थे या हाईजैकर्स थे, उनमें से एक को आज से 3 साल पहले कराची में मारा गया, और उस वक्त भी अननोन गनमैन था वो। और वो जो हाईजैकर था वो कारपेंटर बना हुआ था, उसको पूरा जो है फैक्ट्री खोल के दी थी पाकिस्तान ISI ने कि आप जो करना है करो। ऐसे ही बहुत सारे आतंकवादी हैं जो चुन चुन के मारे जा रहे हैं। हाफिज सईद के करीबी हैं, उनको मार दिया। बाकी सारे बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व अलग अलग घटनाओं में कश्मीर में रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। तो दिन तो सबका आता है। आप देखिए ना इज़राइल क्या कर रहा है। इज़राइल पे जब हमला हुआ तो उन्होंने कसम खाई कि हमारी जो मोसाद है या शिनबेत है, वो अगले 1 साल में जितने भी लोगों ने ये 7 अक्टूबर का हमला किया, उनको 1 साल में चुन चुन के मारेगी, और चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको मारेंगे। और वही हुआ। चाहे वो सिनवार हों, चाहे वो बाकी आतंकवादी हों हिजबुल्लाह के या हमास के, उनको ईरान में भी मारा, उनको जो है लेबनान में भी मारा, उनको गाज़ा में भी मारा। तो जब तक आप ये इस्लामी कट्टरपंथी का ये राग अलापोगे,
और सोचोगे कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होता। आपने हिंदुस्तान के खिलाफ 30 साल से कश्मीर में प्रहार किया, सोवरेनिटी के खिलाफ, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ, हमारे इनोसेंट्स को मारा, कश्मीरियों को मारा, सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा, पुलिस को मारा, आर्मी को मारा, बीएसएफ को मारा, और खुद सोचा कि आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। अभी आगे देखिए क्या होता है। ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन, कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान का फ्यूचर? अगर एस्ट्रोलॉजर को पूछा जाए कि आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखेंगे, तो वो कहेंगे कोरा कागज। तो मुझे भी वो कोरा कागज ही पाकिस्तान का लग रहा है। बट अगर ये टूटा फ्यूचर में, इसका भारत पे क्या असर होगा? देखिए, वो उस वक्त देखा जाएगा। अबाउट द उस वक्त रेफ्यूजी देखेंगे। क्राइसिस। आप पाकिस्तान को टूटने तो दीजिए, आप उनको मौका तो दीजिए, मौका तो मिले पाकिस्तान को टूटने का। तो मुझे लगता है उस राह पे हैं पाकिस्तान। जब टूटना होगा पाकिस्तान को और ऐसी स्थिति होगी, और अगर पाकिस्तान के जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं या पाकिस्तान आर्मी चीफ हैं, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री या आर्मी चीफ को मदद मांगेंगे और बोलेंगे भाई हमें टूटने से बचाओ, तब वो मदद करेंगे। मांगेंगे मदद? देखते हैं ना, बहुत बार ऐसा हुआ है, मदद मांगी है। ओके। तो जब मदद मांगेंगे तब हम अपने हिसाब से मदद करेंगे, हम देखेंगे उस वक्त क्या होगा। देखिए ना, इंडिया को आप लाइटली मत लीजिए। भारत वो देश है जिसने बांग्लादेश को बनाया, और आज आप बांग्लादेश की हालत देखिए। बंगबंधु, जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, हालांकि उनको मार दिया गया, और उन्हीं के जो घर है दानामुंडी 32, और उनका जो पूरा इतिहास है, अब वो बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं वो मिटा रहे हैं पूरी तरीके से। उनका घर जला दिया, उनकी जितनी भी मूर्तियां थी उनको तोड़ दिया, उनके नाम से जो भी था वो सब हटा दिया। और जो कट्टरपंथी हैं, जो स्टूडेंट्स के नाम पे कट्टरपंथी हैं या जमाते इस्लामी के लोग हैं, वो पूरा इतिहास ख़त्म कर रहे हैं। जो रूट्स हैं उनके, जो बांग्लादेश जैसे बना, उसको ही ख़त्म कर दिया। लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश बनाया कि नहीं बनाया? उस वक्त RNAW के चीफ थे RN काओ, उनको ये पूरी तरीके से टास्क दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा कि आप कीजिए, और साइलेंटली उन्होंने किया जी। और कश्मीर का भी मैं आपको बता दूं, जो इंडिया के RNAW के चीफ थे समंत कुमार गोयल, उन्होंने प्रधानमंत्री को बोला कि प्रधानमंत्री जी अभी ही टाइम है, अभी ही हम 370 को हटा सकते हैं, और तभी 370 हटा। अगर हम बाकी एजेंसीज को या बाकी इनको तवज्जो देते तो कभी नहीं हो पाता। भारत में ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी एजेंसीज हैं जिन्होंने बार बार ये बोला कि 370 मत हटाइए, 10,000 लोग मारे जाएंगे वहाँ पे, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री ने या अमित शाह जी ने या जयशंकर जी ने बहुत ही कैलकुलेटेड कॉल करके, स्टडी करके, एम्पेरिकल एनालिसिस करके देखा कि कब ये कर सकते हैं। तो वो 6 महीने की विंडो दी समंत कुमार गोयल जो रॉ चीफ थे कि सर हमने पूरा स्टडी किया है, पाकिस्तान की हालत अभी बहुत ख़राब है, टेरर कैंप्स अभी बंद हैं क्योंकि बहुत प्रेशर उन पे पड़ा है, तो अभी ही हम कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, आप विश्वास रखिए जी। और हुआ, जो होना था वो हुआ। मुझे भी बार बार बहुत लोगों ने पूछा उस वक्त, सरकार से भी बाहर से भी, कि क्या करना चाहिए, तो मैंने बोला आप विश्वास जताइए, कुछ नहीं होगा। अगर होगा बहुत ही छोटी मात्रा में होगा, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और आप दिल बड़ा रखिए ना, आप डेमोक्रेसी हैं, हम किसी को उसके खिलाफ बोलना होगा आपको बोलने की इजाज़त है, आपको कोर्ट में जाना होगा आपको इजाज़त है, आपको कोई भी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल फ्रेमवर्क कुछ भी करना होगा आपको इजाज़त है। आज भी उमर अब्दुल्ला कहते हैं ना कि चलिए 370 अभी हट जाइए, स्टेटहुड होना चाहिए, ठीक है, उनका डेमोक्रेटिक हक है। और आप देखिए कि कितने महत्वपूर्ण चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, कितने ओपन चुनाव हुए कि बीजेपी नहीं जीती, उमर अब्दुल्ला जीते वहाँ पर, उमर अब्दुल्ला की सरकार वहाँ पर बनी है। तो ये दुनिया में मैसेज देता है कि ये जिसको आप कॉन्फ्लिक्ट जोन बताते रहे, जिसको आप बोलते रहे कि भाई इंडिया की 7 लाख फौज, 9 लाख फौज, 10 लाख फौज वहाँ पर है, वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो रहे हैं और 60% वोटिंग हो रही है। वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है। और आई वॉन्ट टू सल्यूट इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज who are ensuring that we live peacefully in spite of all the terror groups, in spite of all the Islamist radicalization that is happening, in spite of all the Khalistani propaganda that is happening today. So kudos to our own security mechanisms, even NSA Ajit Doval, the kind of work he has done, the leadership that he has provided to intelligence agencies and security forces, kudos to him. जी जी,
थैंक यू आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. इट वॉज अ वंडरफुल वंडरफुल कॉन्वर्जेशन एंड वेरी इंटरेस्टिंग. काफ़ी सारी इंसाइटफुल बातें जो आपने बताई हैं वो भी डेप्थ में जाके वो नहीं पता थी मुझे. एंड इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन विद यू. थैंक यू सो मच राव्या, जी, एंड जय हिंद. जय हिंद.